आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे थे उनके लिए हम महामैराथन की क्लासेस करा रहे हैं। हर संडे आपके लिए एक महामैराथन उपलब्ध कराते हैं। आज भी हम आपके लिए महामैराथन उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हमारा एक सब्जेक्ट हिंदी लेकर आए हैं और बाल विकास और पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, 90 नंबरों की तैयारी हम कराएंगे आज के इस क्लास में। एक तरफा 90 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और 90 नंबरों की तैयारी 101% मान के चलिए कि 80 नंबर आपका सही होकर ही रहेगा परीक्षा में। तो पहला सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं। क्लास को लेट ना करते हुए, क्योंकि महामैराथन की क्लास है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप कम से कम आधे एक घंटे का समय निकाल कर ही इस क्लास को देखिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधे छोड़ देंगे, आधे पढ़ के छोड़ देंगे, तब आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहला सब्जेक्ट होगा हमारा बाल विकास। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बाल विकास और हिंदी के ज़्यादा प्रश्न लेकर आए हैं। जो पर्यावरण पेडागोजी के प्रश्न है, सिर्फ नाम मात्र के पेडागोजी प्रश्न होंगे, ठीक है। और ज़्यादातर हिंदी के और सीडीपी के प्रश्न ज़्यादातर इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले मैं खुद पास हूँ। सीटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को पास करके तब मैं आपको कराने की तैयारी किया हूँ, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सीडीपी का पहला प्रश्न है हमारा, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि के बारे में कहा गया है। ए ऑप्शन जन्म से 1 वर्ष तक, बी ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक, सी ऑप्शन जन्म से 3 वर्ष तक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। चलिए, अगर शैशव काल की अवस्था पूछा जाए, अवस्था, तो वह होता है, पता है आपको, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। चलिए, इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है, जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। तो कहा जा सकता है कि हमारा जो उत्तर होगा वह होगा कि जन्म से 2 वर्ष तक। इसे आपके पेपर में लिखा जा सकता है कि 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। 0 से 2 वर्ष तक ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आप टिक वही करिएगा, समझे रहेंगे तभी आप टिक करेंगे। या तो जन्म से 2 वर्ष रहेगा या तो 0 से 2 वर्ष तक रहेगा। यह प्रश्न सीटेट 2015 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। हम इस मैराथन में वे प्रश्न शामिल किए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ पुराने पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हमने शामिल किया है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके पेपर में प्रश्न आना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से आए। हमारे क्लास से आपकी बार इस बार सीटेट में पेपर के प्रश्न ज़्यादातर हमारे ही क्लास से मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरी महामैराथन की क्लास देखिएगा जरूर, क्योंकि हर संडे आपके लिए महामैराथन की क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। अभी समय है, इसलिए संडे को उपलब्ध कराते हैं। जैसे ही दिसंबर चालू होगा, आखिरी 15 दिन हम आपके लिए अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र देने वाले हैं। तो आप अभी से हमारे साथ जुड़िए। अगले प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो आपको संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो जीन पियाजे महोदय ने दिया था, उनकी अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए, और कौन सी अवस्था किस वर्ष तक चलती है यह भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा। ए ऑप्शन देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, बी ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक, और सी ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक, और डी ऑप्शन है हमारा संवेदी गतिक। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। अगर बात करें संवेगात्मक अवस्था की वर्ष कितना होता है, तो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था क्या होती है, तो वह होती है 2 से 7 वर्ष तक। आप नोट करते रहिए, ठीक है। अगर बात करें मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, तो 7 से 12 वर्ष तक होती है। अगर बात करें औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, यह होती है 12 से 16 वर्ष तक, ठीक है। 12 से 16 वर्ष तक आप नोट कर लीजिए। चलिए मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था की बात करें, तो मूर्त संक्रियात्मक की मैंने कितना बताया, 7 से 12 वर्ष, ठीक है। 7 से 12 वर्ष। चलिए, 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक। और पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था होती है। चलिए 2 से 7 वर्ष तक हो गए, तो सभी को नोट करना होगा। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 16 वर्ष, और संवेगात्मक अवस्था जो कहा जाते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी गतिक अवस्था भी उसे कह सकते हैं जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। 0 से 2 वर्ष तक। चलिए
इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा कौन सा होगा? हमने आपसे पहले बताया कि 2 से 7 वर्ष की बात की गई है। उत्तर सही हो जाएगा हमारा कौन सा? चलिए, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो एक बार फिर प्रश्न पढ़िए। चलिए, क्रम हो जाएगा, क्रम, ठीक है। चलिए, क्रम है हमारा। देखिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा सकते हैं? ए ऑप्शन समीपस्थ विकास, बी ऑप्शन सहयोग देना, सी ऑप्शन सहभागी अधिगम और डी ऑप्शन सहयोगात्मक अधिगम। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए इस प्रश्न का। सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है तथा वह प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं सहयोग देना, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। सहयोग देना, उत्तर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सीडीपी में मैंने 30 में 30 पाया था, अपनी मार्कशीट अपलोड कर दिया था, देख लीजिए। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बनाकर अपनी मार्कशीट दिखा दूंगा, रिजल्ट अपना दिखा दूंगा। सीडीपी 30 में 30 नंबर मैंने पाया था। यकीन करिए, जब मैं खुद पा सकता हूँ 30 में 30, आपको दिला सकता हूँ। बस आपको जुड़ना है हमारे साथ और पूरी क्लास को देखना है। रोजाना दोपहर 1 बजे में, हर संडे को महामाराथन क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। अभी आपके पास समय है, तो इसलिए हम संडे को महामाराथन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी रोजाना एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आ जाएगा, अंतिम 15 दिन हम आपको अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जो कि महामैराथन की क्लासेज होंगी। उसमें सभी सब्जेक्ट को एक साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जाएगा। तो बन जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए, क्योंकि अब नहीं पास होंगे तो अब फिर कभी पास होंगे नहीं, क्योंकि सीटेट अपना पैटर्न बदलता जा रहा है। आप उस चक्कर में फंस जाएंगे तो कभी भी पास होंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि हर साल लगभग 18 से 20 लाख लोग फेल होते हैं हर 6 महीने पे, ठीक है। 6 महीने पर 18 से 20 लाख जब बच्चे फेल होते हैं तो सोचिए कितना कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में। सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं कर पाते, मार्क क्वालिफाइंग होता है, वो नहीं ला पाते जो बच्चे होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लीजिए। 1000 रुपये फार्म का फीस होता है, आपको पता होगा। बार बार भरने से कोई मतलब नहीं होता, पहली बार में पास कर लीजिए। जैसे मैंने पहली बार में वैसे ही मैंने फार्म भर दिया था। सीटेट, यूपीटेट, रीट, इन सभी परीक्षाओं को मैंने 2021 में पास किया था। अपनी एक वीडियो में मैंने अपनी सभी मार्कशीट को दिखा दिया था। उसके बाद मैंने फिर कभी टीचिंग एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा को दिया ही नहीं। इसलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, आप अभी से कमर कस लीजिए। आपके पास जितने भी समय है अच्छे से तैयारी कर लीजिए, इसलिए हमारे साथ जुड़िए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपसे कहा जा रहा है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक प्रश्न को 2 बार पढ़ना ताकि आप समझ जाए। चलिए, क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा हमारा आत्मसातकरण कहलाएगा, सी ऑप्शन समायोजन कहलाएगा और डी ऑप्शन अहम केंद्रिता कहलाएगा। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, स्कीमा मतलब जानते हैं आप लोग? एक शब्द कहाँ है? स्कीमा, देख लीजिए। स्कीमा मतलब जानते हैं? अवधारणा। स्कीमा मतलब अवधारणा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अवधारणा, ठीक। चलिए अवधारणा हो जाएगा। चलिए, स्कीमा मतलब अवधारणा। तो अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे समायोजन। उत्तर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन समायोजन। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समायोजन। स्कीमा मतलब अवधारणा, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास समझ में आ रहे प्रश्नों को आप समझ तो रहे हैं ना? कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। रोज़ाना हमारे साथ क्लास देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम एक प्रश्न को 2 बार पढ़ रहे हैं। महामाराथन की क्लास ऐसे ही नहीं इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपके पेपर में सेम टू सेम छप भी सकते हैं। तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा,
मध्य बाल्यावस्था में भाषा, यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए गए। इस प्रकार के भी प्रश्न सीटेट पूछता है, आपको प्रीवियस ईयर हल करना चाहिए। ठीक है, यह प्रश्न जो है 2015 या 16 के पेपर में आया हुआ है, आप देख लीजिए 15 या 16 में आया हुआ प्रश्न होगा ये। देखते हैं प्रश्न क्या है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा, यहाँ पर डैश खाली स्थान के बजाय फिर खाली स्थान है अधिक है, क्या होगा, क्या भरा जाएगा। ए ऑप्शन अहम केंद्रित सामाजिकृत, बी ऑप्शन सामाजिकृत अहम केंद्रित, सी ऑप्शन जीववादी सामाजिकृत और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए क्या सही होगा, बताइए। अगर बात करें मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होते हैं। बालक सामाजिक नियमों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता और अपनी इच्छाओं के सामने दूसरे की इच्छाओं को भी स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो कहा जा सकता है इस प्रकार से मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। ठीक है, चले सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है, यह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पहले सामाजिकृत भरा जाएगा, ठीक है, सामाजिकृत भरा जाएगा, इसमें अहम केंद्रित भरा जाएगा। ठीक, चले मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। आपसे कहा जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या क्या शामिल होता है। ए ऑप्शन देखते हैं बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी ऑप्शन बच्चों का एक कोने में बैठाना। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन प्रबंधित परिवेश में अधिगम, डी ऑप्शन वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो चलिए बताइए आप लोग क्या होगा उत्तर। चलिए अगर बात करें बालक की रुचियों, प्रवृत्तियां और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। ठीक है, मतलब बालक की रुचियों का भी ध्यान रखेंगे, प्रवृत्तियों का ध्यान रखेंगे और क्षमताओं का भी ध्यान रखेंगे, तो उसके बाद हम शिक्षा प्रदान करेंगे, तब हमारा बाल केंद्रित शिक्षा वह कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसके निम्नलिखित सिद्धांत भी हो सकते हैं, जैसे बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक, और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे बालक की शिक्षा उद्देश्यपरक हो। ठीक है, जिससे बालक कुछ सीख सके, उसकी रुचि जागृत हो सके। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन हो। और चौथा पॉइंट होगा रचनात्मक कार्य जैसे हस्तपरक आदि के द्वारा शिक्षण हो। और अगला ऑप्शन होगा हमारा पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो क्या शामिल होगा, मैंने जितने भी पॉइंट बताए 5 पॉइंटों में से, तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां हों, यह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हस्तपरक गतिविधियां हो, यह हमारा सही हो जाएगा। और मैंने जो 4 पॉइंट बताया उसको भी याद कर लीजिए। जैसे पहला पॉइंट बताया था बालक को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था बालक की शिक्षा उद्देश्यपरक हो। तीसरा पॉइंट बताया था मैंने बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन हो। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण हो। पांचवा पॉइंट मैंने बताया था कि पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण। इस प्रकार से अगर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तो वहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा का वही उद्देश्य होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको काट देना है, बाकी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ें, कमेंट करिए, आगे बढ़ें जल्दी से। चलिए, और हमारा एक लक्ष्य ये भी रहता है कि आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य इतना है कि आपका समय 1 मिनट भी वेस्ट ना होने पाए। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं 5 मिनट के लिए आए हैं, तो आपको 10 मिनट के कितना मैटर प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, उनको भी बताइए सीटेट की तैयारी फ्री में आपको कराई जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के जरिए कराई जा रही है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, और सीडीपी की भी अब सभी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। बस आपको कमेंट करके बताना है किस सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी से चाहिए। ठीक है, आपके पास अभी समय, आप किताब पढ़ते रहिए, यह मत करिए कि कोर्स ले लें। अगर आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तभी आप कोर्स लीजिएगा, नहीं तो सीटेट का कोर्स मत लीजिएगा। ऑनलाइन वाले तो खास कर ना लें, क्योंकि ऑनलाइन वाले अगर एक बार कोर्स ले लिए तो वो ज़्यादातर यह सोचेंगे कि हमारे पास यह सुविधा है चाहे जब हम पढ़ सकते हैं, और वो अंतिम तक नहीं पढ़ते।
तो निवेदन करेंगे कि आप किसी भी चैनल को पकड़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए और वहाँ पर ही जुड़िएगा जहाँ पर कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाए, ताकि यह ना हो कि आपको 1 घंटे का टाइम वेस्ट करने के बाद 15 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट आया। यह नहीं, अगर आप 1 घंटे का समय दे रहे हो तो लगभग 60 से 70 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाए, वहीं पर आप जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, बाकी आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लगे वह कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बाकी हमें जो अच्छा लग रहा था, हम जैसे खुद अपने ऊपर इन बातों को ध्यान में रखकर तैयारी किए थे, तब मैं पहली बार में पास कर दिया था और 100+ स्कोर से दोनों पेपरों को निकाला था। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव खाली स्थान में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। क्या बजाते हुए देखा? मधुर संगीत बजाते हुए देखा। देखिए, आप कह सकते हैं जैसे ही मधुर संगीत आप पढ़ें आपको उत्तर आ गया होगा, लेकिन चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्थानिक बुद्धि होगा कि शारीरिक गतिबोधक होगा, या सी ऑप्शन संगीतमय होगा, या डी ऑप्शन भाषाई होगा। तो उत्तर बताते रहिए आप लोग, क्या उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, अगर हमने जैसे यहाँ पर मधुर संगीत बजाते हुए देखा, तो हम थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग यूज करेंगे तो उत्तर हमारा हो जाएगा संगीतमय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित था। ठीक है, इस बुद्धि में तारत्व तथा लय को सही सही ढंग से प्रत्यक्षण करने की क्षमता सम्मिलित होती है। इसमें संगीत की सामर्थ्य एवं निपुणता विकसित करने की क्षमता आदि सम्मिलित भी होती है। तो कह सकते हैं यह हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आप पढ़े हैं कि नहीं, यह भी कमेंट करके बताते रहिए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज संडे है तो संडे महामाराथन की क्लास आप देख रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने ग्रुप में ज़रूर इस क्लास को शेयर करिए और उनको भी बताइए कि सीटेट की फ्री में तैयारी कराई जा रही है आपके लिए। ठीक है, चलिए, कोई यूट्यूब वाला ऐसा भी आपको मिल गया है कि जो खुद पास है सीटेट तब आपको करा रहा है। तो इतना तो सोचकर आप हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं कि जब मैं खुद उस विभाग से जुड़ा हूं, जब मैंने खुद उस परीक्षा को दिया था, तब आपको करा रहा हूं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, जब कोई बंदा खुद पास है तब आपको पास कराने की कोशिश कर रहा है तो वह कितना सक्सेस हो सकता है। आप कई चैनलों पर देखे होंगे कि वहाँ पर तो उनकी योग्यता को भी आपको नहीं पता होना था, फिर भी आप उनसे पढ़ रहे थे। लेकिन मैंने अपनी योग्यता दिखाई, अपनी मार्कशीट दिखाई, और क्या आपको चाहिए सोचिए। तो चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। सीडीपी का प्रश्न है हमारा, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक, क्या होगा। ए ऑप्शन नीतिपरक है, बी ऑप्शन जेंडर पक्षपाती है, सी ऑप्शन शिक्षाप्रद है, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग, चलिए जल्दी उत्तर बताइए आप लोग। तो जहाँ पर इस प्रकार की बात किए जाए कि जैसे लड़के लड़कियों से अच्छे हैं गणित में, और दूसरी बात कही जाए कि लड़कियाँ लड़कों से अच्छी गाड़ी चला लेती हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर ऐसी बातों को किया जाए वहाँ पर हमारा जेंडर पक्षपाती उत्तर सही हो जाएगा, मतलब लिंग रूढ़बद्धता को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बी ऑप्शन को हम सही मानेंगे। चलें, बी ऑप्शन को सही मानेंगे हम लोग। इतना ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इस प्रकार की बातें की जाएं वहाँ पर जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़बद्धता ये सभी ऑप्शन होंगे, वहाँ पर यही टिक सही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम सीडीपी का यहाँ पर सेक्शन खत्म हुआ। अब ईवीएस के 2-3 प्रश्न हम देखेंगे, उसके बाद हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, अभी पूरी क्लास को देखिएगा। अभी तो एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है सिर्फ,
अभी 2 सब्जेक्ट बाकी हैं, हिंदी पेडागोजी और ईवीएस के कुछ चुनिंदा प्रश्न होंगे। तो चलिए ईवीएस का पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमने यहाँ पर ईवीएस के बहुत ही कम प्रश्न रखे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ईवीएस आज का हमारा टॉपिक थोड़ा ही है, क्योंकि हमने 2-3 प्रश्न को सिर्फ शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, इतना याद कर लीजिएगा, जब प्रश्न को आप पढ़िएगा तो नहीं होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, यह सभी आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना नहीं देखेंगे कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक, चलें ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों के विविध पूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करती है। बी ऑप्शन होगा, यह वास्तविक कहानियां और घटनाओं को शामिल करती है। सी ऑप्शन, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और डी ऑप्शन होगा हमारा, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। हमने आपसे पहले भी बताया था प्रश्न में कि यहाँ पर गलत ऑप्शन जो होगा वही हमें चुनना है। कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, अगर पाठ्यपुस्तक की बात करें तो हमारा ए ऑप्शन सही था, क्योंकि यह शिक्षार्थियों की विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरत को पूरा करती है। जी हाँ दोस्तों, यह सही था, इसलिए हमारा कट जाएगा। अगला देखते हैं बी ऑप्शन, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। बिल्कुल यह भी सही था, तो इसलिए यह भी कट जाएगा। हमारा डी ऑप्शन गलत था, इसलिए हमारा सी ऑप्शन, माफी चाहते हैं, हमारा सी ऑप्शन गलत था। क्यों गलत था? यहाँ पर बात की गई है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो कहा जा सकता है जहाँ पर भी परिभाषाओं की बात की गई हो, रटने की बात की गई हो, वहाँ पर सीटेट हमेशा अपने आंसर को गलत मानता है। तो इस प्रकार से यह ऑप्शन गलत था, इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले। और चौथा ऑप्शन सही था, इसलिए हमारा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वह हुआ हमारा सी, क्योंकि यहाँ पर परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको पास कराना, अच्छे से पास कराना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा ईवीएस का। चलें, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करते। चलिए, कहा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। ए ऑप्शन, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना। बी ऑप्शन, हस्तपरक क्रियाकलाप। और सी ऑप्शन, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। और डी ऑप्शन, विषय अनुसार उपागम। तो चलिए बताइए उत्तर आप लोग, देखते हैं आप लोगों को उत्तर आता है इस प्रश्न का कि नहीं। चलिए जल्दी बताइए उत्तर, चलिए उत्तर बताइए। अगर बात करें इसमें तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन जो था यह सही था, क्योंकि बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना यही हमारा पर्यावरण पाठचर्या की रूपरेखा सही साबित करती है। अगला देखते हैं हस्तपरक क्रियाकलाप, बिल्कुल जब बालक करके सीखेगा वह हमारा सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन भी सही था, क्योंकि यहाँ पर विषय अनुसार ही उपागम उपलब्ध कराएंगे आप। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यह कोई शब्द छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि तकनीक से जुड़े बच्चे नहीं होंगे छोटे बच्चे। ठीक, इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी लोग अभी हमारे साथ बने हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बेहतर आपको क्लास यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली, वो भी फ्री में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को शामिल करते हैं। तो निवेदन बस इतना करेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो कर दीजिए ना यार, आपका कुछ नहीं जाता उसमें सब्सक्राइब करने से, बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तब आप हमारे साथ जुड़ रहे हो। ठीक है, बस इतना ही करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अगर हाँ, एक बात और मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, अगर सब्सक्राइब करना हो
तो हमारी बात सुनिएगा ज़रूर। अगर आप सब्सक्राइब करिए तो पढ़िए भी हमारे साथ रोज़ाना दोपहर 1 बजे में, नहीं तो मत करिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, आप पढ़ेंगे नहीं तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, ना आपका फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा, कुछ नहीं होने वाला किसी का फ़ायदा। ना मेरा पढ़ाने का उद्देश्य पूर्ण होगा, ना आपका पढ़ने का उद्देश्य पूर्ण होगा। तो निवेदन करेंगे, सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप रोज़ाना देखिए हमारी क्लासेज को। अगर आप तुरंत नहीं देख पा रहे हैं, 1 बजे नहीं जुड़ पा रहे हैं आप, तो चाहे जब देखिए ना यार, 10 बजे 12 बजे रात को देख लीजिए, ठीक? तो पढ़िए, सब्सक्राइब करिए तो पढ़िए। वैसे तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ेंगे नहीं तो सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है बताइए? चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और रोज़ाना हमारे साथ पढ़िए। अभी भी आपके पास समय, फॉर्म नहीं भरे तो भर दीजिए ना यार। जब तक फॉर्म भरा जा रहा है भर दीजिए, टाइम का इंतज़ार मत करिए, ठीक है? डेट आगे हो या पीछे हो, कुछ एग्ज़ाम से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें दिसंबर मान के चलना है, हमारा दिसंबर में पेपर होगा तो होगा, बाकी जनवरी में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें और टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए, ठीक? अभी जो दिसंबर का डेट है उसे वही फाइनल मान के चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। अब हम लोग हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। चलिए, हिंदी पेडागोजी का इस क्लास का महामैराथन का पहला प्रश्न देखिए, संडे स्पेशल क्लास आप लोग देख रहे हैं। तो प्रश्न होगा हमारा, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन देखते हैं, शब्दों के अर्थ जानना। बी ऑप्शन है, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। सी ऑप्शन है, उस भाषा का अधिकाधिक से प्रयोग। और डी ऑप्शन है, उस भाषा का व्याकरण जानना। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, जल्दी से उत्तर बताइए। अगर बात करें शब्दों का अर्थ जानना, तो यह कोई शब्द नहीं होता। छोटे बच्चों को शब्दों का अर्थ आप नहीं बता सकते, ना वो जानेंगे, ठीक? गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, उस भाषा की स्वयं वाक्य संरचना जानना, ठीक है? चलें, क्या यह उत्तर सही होगा? जी नहीं, यह भी उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को वाक्य संरचना के बारे में जानने से कोई मतलब नहीं होगा। हमारा जो ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए क्या बात, कितना भद्दा बात किया गया यहाँ पर, उस भाषा का व्याकरण जानना। सोचिए, बच्चा जो छोटा सा है, कोई भी भाषा बोल रहा है तो उसका व्याकरण बच्चा जानेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया तीसरा ऑप्शन में, उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग। जहाँ पर बच्चों के भाषा पर अधिकार करने की बात की जाए तो वह उत्तर हमारा हमेशा सही होता है, ठीक है? कहाँ पर जब बात की जाए भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग बच्चा करेगा तो उस भाषा पर अधिकार कर लेगा, तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है कि आपका समय वेस्ट ना होने पाए, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको पेपर देने जाना है तो नहीं है जहाँ पर लिखा है वहाँ पर टिक कर दीजिए। जैसे मैंने गोला किया ना, वैसे आप गोला ऐसे कर दीजिए ताकि आपको प्रश्न का उत्तर देते समय याद हो जाए कि यहाँ पर हमें रॉन्ग आंसर चुनना है, ठीक? चले, ए ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। बी ऑप्शन होगा, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। और सी ऑप्शन है, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना। और डी ऑप्शन है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। चलिए बताइए क्या होगा उत्तर, बताइए, कमेंट करिए, उत्तर बताइए। तो बात करें ए ऑप्शन में क्या कहा गया था, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। बिल्कुल सही बात की गई यहाँ पर। अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपको बच्चे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक? उसकी भाषा क्षमताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी योग्यताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सभी चीज़ों के एक पोर्टफोलियो आप तैयार करेंगे। अभी आप पोर्टफोलियो के बारे में नहीं जानते होंगे, हम एक क्लास लाएंगे जिसके बारे में विस्तार से बता देंगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा सही था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक? चलिए, ये ऑप्शन सही था इसलिए कट गया। बी ऑप्शन देते हैं, बच्चों की विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना बच्चों के लिए, तो यह भी सही था, इसलिए हमारा यह भी गलत हो जाएगा। और बात करें बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना, जी नहीं दोस्तों, यह हमारा रॉन्ग आंसर है, यह हमारा रॉन्ग आंसर है, यही हमारा सही हो जाएगा। क्यों रॉन्ग आंसर था, ठीक? बताइए आप लोग क्यों रॉन्ग आंसर था? तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं।
अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को हल नहीं किया तो आप हमारी क्लासेज रोजाना देखिए। हम उसमें हमारा एक ही पैटर्न होता है कि कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न, साथ ही कुछ नए प्रश्न और कुछ परीक्षा पैटर्न पर आधारित पुराने प्रश्नों को भी हम शामिल करते हैं। मतलब हमारा यह सिद्धांत है कि एक भी टॉपिक, एक भी तरफ से आपका छूटने ना पाए। जो इस समय नए प्रश्न बन रहे हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी शामिल कर रहे हैं और पुराने प्रश्नों को भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट हल करना है, अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना है। सीटेट प्रैक्टिस मांगता है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैंने खुद प्रैक्टिस के ही दम पर पास किया था, ना तो मैंने कहीं पर कोचिंग लिया ना तो कुछ किया, सिर्फ प्रैक्टिस किया और रिजल्ट को पास कर दिया अपने आप रिजल्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में, यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है, ये पठन होगा, ठीक है, माफी चाहते हैं, यहाँ पर पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्रम में वैयक्तिक, बी ऑप्शन सस्वर, सी ऑप्शन मौन और डी ऑप्शन सामूहिक। तो चलिए बताइए आप लोग, चलिए उत्तर बताइए। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है, वैयक्तिक, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी कौशल के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास का विशेष महत्व होता है। तो यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना सीखना संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर थोड़ा मिसप्रिंट हो जाए तो आप समझ लीजिएगा, थोड़ा मैं बता दूं कौन सा शब्द मिसप्रिंट हुआ, ठीक है। चलिए, क्योंकि मानवीय त्रुटि हो सकता है, आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो अब मैं अभी से आपको बताते चल रहा हूँ, थोड़ा सा त्रुट हो तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और सीटेट के पेपर में आप बैठेंगे तो आपको इतना याद रहना चाहिए कि आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चनों को भी देखना है, क्योंकि जो सीटेट हमेशा कहता है कि अगर हिंदी ट्रांसलेशन में गलती पाई जाती है तो हम इंग्लिश को मानेंगे सही। तो आपको इतना याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले निवेदन बस इतना करेंगे, अगर क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए महामैराथन की क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है तो आपका भी दायित्व तो बनता है। कुछ तो कर सकते हैं, आपका ना तो पैसा लगेगा इसमें, ना तो आपका नेट ज़्यादा खत्म होगा, ना तो कुछ दिक्कत होने वाली है आपको। बस एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और तैयारी करते रहिए यार, हम फ्री में तैयारी करा रहे हैं आपको रोजाना दोपहर 1 बजे में। एक ही क्लास देखिए, एक क्लास ब्रह्मास्त्र होती है हमारी रोजाना दोपहर 1 बजे में, सभी सब्जेक्ट को करा रहे हैं, चाहे हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, सीडीपी हो गया, एसएसटी हो गया, महामैराथन हो गए, सभी क्लासेज उपलब्ध करा रहे हैं। मैथ पेडागोजी के बहुत जल्द क्लासेज उपलब्ध होने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और ये जो अभी हो रहे हैं क्लासेज अक्टूबर नवंबर तक जो होंगी, हर संडे को एक महामैराथन की क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है आपके लिए, तो वह एकदम निचोड़ क्लास होने वाले, संडे को जरूर क्लास मिस मत करिएगा, ठीक। प्रश्न को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते तो कोई समस्या नहीं, आप कहीं भी पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर। इतना ही सोचिए कि इस बार आपको पास हो जाना है, चाहे जितनी बार आप फेल हुए हों या पहली बार दे रहे हों, लेकिन पास होना है इस बार मेरे दोस्त। अगर आप पास नहीं होंगे तो फिर कभी नहीं पास होंगे, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको यूट्यूब पर कोई नहीं दिलाएगा, फ्री में वह भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या पक्ष है? ए ऑप्शन देते हैं आकर्षक चित्र, बी ऑप्शन होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, सी ऑप्शन होगा अभ्यास की बहुलता और डी ऑप्शन होगा कागज की गुणवत्ता। चलें, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा, क्या होगा? चलें बात करें अगर कागज की गुणवत्ता, तो छोटे बच्चों के कागज की गुणवत्ता से कोई संबंध नहीं होता। कागज की गुणवत्ता थोड़ा कम भी हो थोड़ा ज़्यादा भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बच्चे तो आप जानते हैं किस प्रकार के होते हैं। और बात करें अभ्यासों की बहुलता, जी नहीं दोस्तों, आप छोटे बच्चों को ज़्यादा अभ्यास नहीं दे सकते। बहुलता मतलब अधिक से अधिक अभ्यास तो नहीं, छोटे बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास नहीं दे सकते। हमारा जो उत्तर सही होगा वह होगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। पाठों का अगर उद्देश्यपूर्ण चयन रहेगा तो बालक कुछ ना कुछ उस पाठ से सीखेगा और उसकी रुचि भी जागृत होगी। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बी सही था वही ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा,
समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या होती है? ए ऑप्शन गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। बी ऑप्शन बच्चों के भाषण विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। सी ऑप्शन बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। और डी ऑप्शन सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए, हम समझ जाएंगे आपकी तैयारी थोड़ी हो चुकी है। चलिए बताइए, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या होती है? चलिए, अगर बात करें समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा की, तो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा होती है वह होती है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषण नहीं भाषा ही हो जाएगा। ठीक, चलिए भाषण भी सही वैसे शब्द, लेकिन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। बी ऑप्शन लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। और सी ऑप्शन समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। और डी ऑप्शन इससे व्याकरण एक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। एक बार प्रश्न फिर पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ शायद ना आया हुआ। प्रश्न में कहा जा रहा है विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि चलिए उत्तर बताइए, क्यों देते हैं? मोटिवेशन जिसे आप कहते हैं, क्यों देते हैं? चलिए, तो उत्तर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न में, तो समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। सबसे बेस्ट आंसर समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। देखिए, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, छोटे बच्चों से कोई मतलब नहीं। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, छोटे बच्चों से कोई मतलब नहीं। इससे व्याकरण नियमों की जानकारी मिलती है, छोटे बच्चों से कोई मतलब नहीं। हमें जो सीटेड पेपर देना है वह कहा जाता है कि छोटे बच्चों के लिए देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए जो सबसे बेस्ट आंसर था समृद्ध भाषिक परिवेश होता है। ठीक है, चलिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह क्लास महामाराथन की उपलब्ध कराई जा रही है आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस सेम है, थोड़ा सा प्रश्नों को जो स्तर है, कहें प्रश्नों का स्तर जो है वह थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि मैं सीटेड दिया हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सिलेबस पूरा विस्तार से पढ़ लिया था, कहीं भी एक शब्द का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। चाहे प्राइमरी का सिलेबस हो चाहे मिडिल का सिलेबस हो, दोनों सेम सिलेबस हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा, यह मत समझिएगा। देखिए, कोई भी यूट्यूब वाला है जो आपको प्रैक्टिस कराता है मात्र एसएसटी में ही लिखता है पेपर 2 के लिए, बाकी सभी सब्जेक्ट सेम है। हिंदी सेम है, ईवीएस सेम, ईवीएस तो मान लीजिए एसएसटी के अंतर्गत कुछ पार्ट आ जाते हैं, लेकिन मान लीजिए ईवीएस की क्लास जो होती है वह होती है स्पेशली प्राइमरी के लिए। और सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, ये सभी तो कॉमन होते हैं, सभी के लिए हो सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश हम इसलिए बोल रहे हैं, इंग्लिश संस्कृत आपके लिए ऑप्शन होता है। जो लोग संस्कृत लेते हैं प्राइमरी में वह मिडिल में भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर था वह हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। आज की ये क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें यह पता चल जाता है हमें कि हमारी क्लास आपके लिए लाभकारी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, मित्रों तक शेयर जरूर करते रहिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? ए ऑप्शन पठन लेखन में दक्ष होते हैं। बी ऑप्शन स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। और सी ऑप्शन भाषा के व्याकरण एक नियम जानते हैं, भाषा के व्याकरण का नियम जानते हैं। और डी ऑप्शन तुतला कर बोलते हैं। चलिए, उत्तर बताइए। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चे जो होते हैं आमतौर पर भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। क्या ऐसा ही हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्याकरणिक नियमों से छोटे बच्चों का कोई उद्देश्य नहीं होता। हमारा जो उत्तर होगा स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। उत्तर सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे जो होता है वह स्व अभिव्यक्ति के बारे में जानते हैं जब बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलें,
संडे स्पेशल महामैराथन की क्लास, आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अभी तक आपको क्लास अच्छी नहीं लगी तो निवेदन करेंगे आपको क्लास जहाँ पर भी अच्छी लगी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको यूट्यूब पर शायद फिर कभी नहीं मिलने वाली, कहीं भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि हमारा सिद्धांत एक ही है, अगर आपको मैथ नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती, फिर भी आपको 3 सब्जेक्ट के अंदर पास कराने की जिम्मेदारी लेते हैं हम, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप हमारे साथ जुड़े होंगे। जितने भी लोग जुड़े होंगे आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम इतना जानना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग हैं जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोपहर 1 बजे में। लेकिन हाँ, यह मैराथन अनवरत हर संडे को चलती रहेगी। आप संडे को जरूर जुड़िएगा और रोजाना दोपहर 1 बजे में स्पेशल क्लासेस के लिए भी जुड़िए हमारे साथ। आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।